देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। समान आचार संहिता, इसे लेकर 1966 से सुप्रीम कोर्ट अलग अलग मौकों पर टिप्पणियां देता रहा है। सबसे मुखर तरीके से 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार आखिरकार क्यों नहीं समान आचार संहिता की तरफ कदम बढ़ाती है और कानून बनाती है। कानून बनाने का अधिकार सरकार का है, वरना हम ये काम बहुत पहले कर चुके होते। अगर आप संविधान की बात करें तो आर्टिकल 44 में स्पष्ट लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, समान आचार संहिता लागू किया जाना चाहिए और इसके लिए सरकारों को कार्यरत होकर काम कर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि हमारे देश में समान आचार संहिता को लेकर इतना विरोध होता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक मीटिंग की और इस बैठक में तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षरों के साथ यह कहा जा रहा है कि अगर समान आचार संहिता को हिंदुस्तान में लागू किया गया तो इससे बहुत बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और तमाम संस्कृतियों को लेकर चलने वाला भारतीय संविधान दरअसल मुश्किल में पड़ जाएगा। क्या यही वस्तु स्थिति है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक छोटी रिपोर्ट और फिर एक विशिष्ट पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 3 तलाक में किसी भी तौर पर फेरबदल नहीं होना चाहिए। 20-25 औरतें 3 तलाक का विरोध कर रही हैं। देश भर में 3 तलाक को लेकर बहस छिड़ी है। मुस्लिम महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज बुलंद की है। सवाल कॉमन सिविल कोड का भी उठ रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज ने साफ कह दिया है कि उसे किसी भी कीमत पर समान नागरिक संहिता मंजूर नहीं। इन लोगों ने इस बात का यकीन दिलाया है कि हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ पे मुकम्मल यकीन है और 3 तलाक जो है ये कानून इस्लामी का एक हिस्सा है, उसमें किसी भी तौर पर फेरबदल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से समान नागरिक संहिता पर राय मांगी है। सरकार इस मुद्दे पर लोगों से राय शुमारी कर रही है। इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डेलीगेशन ने इस मुद्दे पर लॉ कमीशन से मुलाकात की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने करीब 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन लॉ कमीशन को सौंपा है, जिसमें यह कहा गया है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई भी दखल नहीं चाहते। दावा ये भी किया जा रहा है कि दस्तखत न करने वालों में आधे से ज़्यादा महिलाएं हैं। निकाह, हलाला या फिर ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे पर दखल न देने की अपील की गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि शरीयत के मामले में उसे किसी का भी दखल मंजूर नहीं। हमें इस्लामी शरीयत इंक्लूडिंग ट्रिपल तलाक में कोई भी तब्दीली नहीं चाहिए और हम ये समझते हैं कि एक तरफ जहां 20-25 औरतें 3 तलाक का विरोध कर रही हैं, वहीं 3.25 करोड़ औरतें इस हक़ में हैं कि हमें 3 तलाक के कानून में भी तब्दीली नहीं चाहिए। कॉमन सिविल कोड के मसले के ऊपर कोई भी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कॉमन सिविल कोड के मसले के ऊपर ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ में खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि मुस्लिम समुदाय में 3 तलाक जैसे रिवाजों के लिए अब गुंजाइश नहीं। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। जाहिर है सवाल हक का है, सवाल सोच का है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां कॉमन सिविल कोड लागू है। 3 तलाक, हलाला जैसे मुद्दों के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं ने खुद आवाज़ उठाई है। ऐसे में शरीयत के नाम पर आधी आबादी की आवाज़ को खामोश रख पाना मुस्लिम समाज के लिए भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, इस बात की स्पष्टता हो जानी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान आचार संहिता का मतलब यह नहीं है, और मैं बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, समान आचार संहिता का मतलब यह नहीं है कि अलग अलग धर्म पंथों के अनुयाय पर या उनके फॉलो करने पर, प्रैक्टिस करने पर कोई प्रतिबंध होगा। मामला सिर्फ यह है शादी, तलाक, बच्चे का गोद लेना, इनहेरिटेंस यानी जायदाद, इन 4 मसलों पर एक समान कानून पूरे देश भर में होगा और ये दुनिया के अधिकतम देशों में है। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से, पवन खेड़ा जी कांग्रेस से, संगीत रागी जी आरएसएस के विचारक इस वक्त हमारे साथ हैं, विनोद बंसल साहब वीएचपी से, एचएस रावत जी हमारे साथ हैं, विवेक मुदगल जी हमारे साथ हैं, मौलाना आबिद साहब, मौलाना रजा साहब और मौलाना कासमी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना कासमी साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं। शुरुआत कासमी साहब मैं आप ही से करूं। सिर्फ 4 ऐसे मसले हैं जिस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात लागू होने की बात कही जा रही है, जिसका क्वेश्चनेयर भेजा गया है लॉ कमीशन के द्वारा। लेकिन यही 4 मसले सबसे ज्यादा आपके लिए अहम हैं। धर्म के पालन, धर्म के अन्याय करने पर, धर्म के प्रैक्टिसेस, उसके प्रपोजल, उसके प्रीच करने पर, उसे आगे बढ़ाने पर, उसके तमाम शिक्षण संस्थाओं पर कोई लगाम नहीं लगाई जाएगी। इसके बावजूद विरोध, ये क्यों? देखिए, धर्म का हर पार्ट अपने आप में अहमियत रखता है, उस पर किसी भी तरीके से
कहीं पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 25 से प्रोटेक्टेड यहाँ शरिया लॉ होता है या मुस्लिम पर्सनल लॉ है या किसी भी धर्म का अपना पर्सनल लॉ है, ये प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 25 से 30 के बीच में है। शादी, डिवोर्स, बच्चे को गोद लेना और जायदाद का इनहेरिटेंस, इसका धर्म से क्या लेना देना? अरे जाहिर है कि ये कानून है, ये आइली कानून है, सिविल को कानून में आता है, इसको कैसे कहेंगे? ये मजहबी, हर मजहब का अपना अपना तरीका होता है। मैं चाहता हूं कि आज आप इस्लामिक कानून अपना तरीका है। मौलाना साहब, मैं आज ये चाहता हूं कि आप कम से कम इतना स्पष्ट कर दें हमारे दर्शकों के लिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सिर्फ यही 4 मुद्दे हैं, धर्म पर अंकुश नहीं है। कि ये बात आप समझते हैं या आपको लगता है कि धर्म पर भी अंकुश है? नहीं, धर्म पर अंकुश हो या ना हो, ये 4 मुद्दे भी अपनी जगह बहुत अहमियत रखते हैं। ये 4 मुद्दों पर भी सवाल का जवाब नहीं जाएंगे। आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, धर्म पर अंकुश है या नहीं है? मैं ये समझना चाहता हूं। अपनी जगह बड़ी अहमियत रखते हैं। इन 4 मुद्दों को आप क्यों चेंज करना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि ये 4 मुद्दे हैं जिसे लेकर आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि संविधान में जिन लोगों ने मिलकर संविधान बनाया, उन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। क्या इस पर भी आपत्ति होनी चाहिए? डायरेक्टर प्रिंसिपल है ये कोई कानून का, ये इसका पार्ट का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसे अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। बंसल साहब, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। डायरेक्टर प्रिंसिपल और फंडामेंटल में तो कोई फर्क नहीं है। दोनों का फर्क को भी समझना पड़ेगा हमें, और उसके बाद हमें आगे बात बढ़ानी पड़ेगी। देखिए, 1 मिनट में अपनी बात जरा सा पूरी कर लूं। हम हिंदुस्तान में जिस तरीके से जितने बड़े देश में रहते हैं और जितना यहाँ मुख्तलिफ डिफरेंट के कल्चर लोग रहते हैं, इस तरीके की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्यों नहीं है? मैं आपके सामने कुछ सवाल, मैं अपने दर्शकों के सामने ये कुछ एक तथ्य रखना चाहता हूं। कनाडा में हिंदुस्तान की तरह बहुसंख्यक लोग रहते हैं जो अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अमेरिका में बहुसंख्यक लोग रहते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ग्रेट ब्रिटेन यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वहां पर तरह तरह जाति वहां रहते हैं, मुसलमान भी वहां रहते हैं। मुसलमान वहां क्यों नहीं कहते इन तमाम देशों में कि वहां पर आप इन 4 मुद्दों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला सकते? देश की खूबसूरती ये हमारा ये सेकुलर ढांचा है। जिस नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो आर्टिकल 371 के मुस्लिम महिलाओं को दमन करने का सेकुलर ढांचा है क्या? जो सहूलतें हैं, आर्टिकल 370 जो कश्मीर को दिया गया है, आर्टिकल 371 आर्टिकल 370, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, आप एक तरफ फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, दूसरी तरफ कश्मीर की बात करते हैं। खैर, बंसल साहब, मैं बंसल साहब आपको शामिल करना चाहता हूं। क्या यह दलील अपने आप में बेतरती नहीं है? देखिए, मैं एक बात कहता हूं, इसको इस मसले को किसी हिंदू मुसलमान के चश्मे से न देख करके सीधा सीधा इसको संवैधानिक मानवीय पहलू को इस पर देखना चाहिए। इसमें मुझे बताइए, ये जो 4 मुद्दे हैं, इन 4 मुद्दों में अगर मुल्ला जी 4 शादी करें तो कोई बात नहीं, मैं अगर एक से दूसरी शादी कर लिया तो मेरे को 7 साल की जेल हो जाएगी। एक मेरी अफसोस है इसका क्या? नहीं, मुझे मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ आखिरकार ये क्या देश का एक ही कानून नहीं होना चाहिए? एक बात। दूसरी बात ये, अगर किसी मुस्लिम महिला को अगर 3 बार तलाक दे दिया तो वो नरक की जिंदगी जिएगी, और उसके बाद हलाला में अगर उसको गुजरना पड़ा तो क्या वो वैश्यावृत्ति की तरफ नहीं बढ़ेगी? एक और तीसरी एक चौथी बात सुनिए, अगर किसी महिला को तलाक के बावजूद भी अगर उसका मानवीय अधिकार न मिले तो क्या ये धर्म है इनका? मैं एक और बात कहता हूं, देखिए एक मिनट, मैं मेरी बात, मैं बीच में बोला नहीं, मैं बीच में बोला नहीं, मैं आपसे बीच में बोला नहीं। अगर ऐसे बहस करनी है तो संक्षेप में, मैं बड़ा संक्षेप में कह रहा हूं। मैं कहता हूं, देखिए, आप ये स्पष्ट करना पड़ेगा इस देश में रह करके कि आखिरकार संविधान बड़ा है, कुरान बड़ी है, आखिरकार देश बड़ा है या मजहब बड़ा है, आखिरकार महिला बड़ी है, पुरुष बड़ा है? आपका जवाब देना चाहते हैं, बहुत बेताब है। ये बनते हैं, विचार होना चाहिए। बंसल साहब ने जो सवाल उठाया उसका जवाब आप देना चाह रहे थे, वही आपके पास मौका है, बताइए साहब, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, बंसल साहब तो वैसी बात करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता है, तो सब लड़ाने वाली बात करते हैं। अरे इसमें लड़ाने वाली वेश्यावृत्ति की बात कर दी हलाला में, उनको शर्म आनी चाहिए कि इतने पवित्र रिश्ते को वो वेश्यावृत्ति पे ले जा रहे हैं। नहीं, क्या हलाला में क्या होता है? पवित्र क्या वेश्यावृत्ति तक ले जा रहे हैं? नहीं, आप जरा शर्म आनी चाहिए। टीवी चैनल की डिबेट में आप जरा ये बता दें कि हलाला होता क्या है, जरा इसकी व्याख्या बता दो, अभी आप पता लग जाएगा लोगों को। आप पहले हलाला को समझ तो लीजिए, हलाला होता क्या है? वो बताएं, समझना चाहते हैं, बताएं हलाला होता क्या है, वो बताएं। समझ तो लो कि हलाला होता क्या है। हलाला हमारा डिबेट है ही नहीं। बताइए। आज हमारा डिबेट है ही नहीं। अरे नहीं, क्या बात है, अब वो बता रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? अब सुनिए तो सही जरा उनसे। मौलाना साहब बताइए जरा, हलाला क्या होता है? कौन साहब है जो बीच में बोल रहे हैं? आपके मौलाना साहब हैं। लेकिन राजा साहब, आप जल्द कीजिए, प्लीज, वक्त जरा कम है मेरे पास। हलाला का मतलब जो है, अगर किसी शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है और अगर फिर पलट के वो उसी शौहर के पास आना चाहती है तो उसको निकाह करना पड़ेगा। किससे? और निकाह कोई बुरी चीज नहीं है, जायज है, करना पड़ेगा। चलिए, शर्मा नहीं चाहिए, करना पड़ेगा।
खैर चलिए, ये अलग अलग सोच है अपनी, लेकिन आइए प्रेम शुक्ला जी। अजय जी देखिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये पता लगना चाहिए महिलाओं को भी कि आखिरकार ये जिस शादी की बात कर रहे हैं, किसके साथ शादी होनी चाहिए, वो किसके साथ निकाह होना चाहिए, क्या उसी व्यक्ति के साथ? कॉमन सिविल कोड का मसला है अजय जी। बिल्कुल जी, तो बंसल साहब को दिक्कत यह है कि मुसलमानों को 4 शादियों की इजाजत है, बंसल साहब को 4 शादी की इजाजत नहीं। हमें ये तकलीफ हो रही है, ये भी दिक्कत नहीं है। ये है कानून में जब 7 साल की सजा है तो आपको क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, आखिरकार एक ही संविधान से पालन करते हैं तो आपको वो सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? आबिद साहब प्लीज, आप उस सजा से वंचित क्यों रहते हैं? ये रुक जाए तो मैं बताऊं। जी जी आबिद साहब, उसी संविधान ने हमें इजाजत दी है कि अपने मजहब के हिसाब से हम जिएंगे। बिल्कुल, चलिए प्लीज प्लीज पालन करें आप। बंसल साहब आइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात। आबिद साहब, आपत्ति क्यों होनी चाहिए? सिर्फ 4 ये मसले हैं और ये चारों मसले किसी भी तरीके से तो धर्म से वैसे नहीं जुड़े हुए हैं। कहने से तो कानून में पालन नहीं किया जाएगा। साहब जरा प्लीज आबिद साहब, ये चारों मसले शादी, तलाक, बच्चे का गोद लेना और इनहेरिटेंस यानी कि संपत्ति, विरासत, देखिए ये चीज धर्म से कैसे जोड़ दी जाती है और कैसे इसे धर्म पर हमला बताया जाता है? देखिए, असल में बुनियादी फ़र्क जो आपके हमारी सोच में आता है वो ये आता है कि आप बच्चे को गोद लेना या शादी और निकाह या संपत्ति के बंटवारे को आप समझते हैं कि इसमें धर्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, जबकि इस्लाम में चारों मसले जो है वो धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। इसीलिए कुरान में जब बाप के मरने के बाद जायदाद और तरके के बंटवारे का है, मुसलमान देशों में क्यों नहीं है भाई? हिंदुस्तान में आपके सारे ये शरीयत कानून क्यों लागू होते हैं? अमेरिका में क्यों नहीं है? चाइना में फिर आप इन्हीं से बुलवा लीजिए, मैं बैठा हुआ वहाँ क्या दिक्कत है? नहीं अजय जी, फिर आप इन्हीं से बुलवा लीजिए, मैं चुप बैठा हूं। जरा बताइए तो सही, जल्दी कीजिए ना प्लीज। रावत साहब नहीं तो सब जानते हैं कि हम लोग बहस कैसे करते हैं। आपको हो गया कि रावत साहब एक मिनट, ये सवाल मैंने उठाए हैं, सवाल भी आप ही कर लीजिए, जवाब भी आप ही कर लीजिए। प्लीज हम वक्त जाया ना करें प्लीज। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम में ये चारों मसले जो है वो धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए औरत का हिस्सा कुरान में बहुत उसकी व्याख्या की गई है बाकायदा। लेकिन वैसा हो नहीं रहा है ना, कुरान का हवाला दे रहे हैं। देखिए वास्तविकता क्या है ये बताइए ना। अजय भाई, अगर कोई मुसलमान इस्लाम के अगर कोई मुसलमान ऐसे न जाने कितने केसेस हैं नहीं करता तो इसका मतलब वो खोट इस्लाम। अभी आगरा में केस सामने आया जिसमें एक महिला अपने अधिकारों का मांग करते करते दरवाजे के बाहर दरवाजे खटखटाकर परेशान है। जैसे भी पी लेता है तो कहीं मुसलमान जैसे एक हिंदुस्तानी शहरी इस्लाम से क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, ये शरीयत की बात करते हैं तो शरीयत में जो क्रिमिनल लॉ है उसको क्यों नहीं लागू करते? आखिरकार उस अपराध की सजा हाथ काटने से क्यों नहीं स्वीकार करते? मैं कह रहा हूं हिंदुस्तानी जब हिंदुस्तान के कानून क्रिमिनल लॉ जो उनके अगेंस्ट में जाता है, डकैती डालता है, रेप करता है या कोई और जुर्म करता है, किसी का मर्डर करता है, तो इसका मतलब हमारे संविधान का और हमारे कानून का खोट नहीं है, वो खोट है उस आदमी का, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही। यही अगर यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड चलिए, पवन खेड़ा साहब मैं आपको यहां शामिल करना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी क्या ये मत रखेगी? सुप्रीम कोर्ट के न जाने कितने ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं, 1995 से लेकर 2015 के बीच में कम से कम 17 ऐसे ऑब्जर्वेशंस आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उसके बाद 18 ऐसे हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं, 18 अलग अलग हाई कोर्ट्स के ऑब्जर्वेशंस हैं जो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए देश में। फिर इसका विरोध होना चाहिए क्या? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी अपने आप को इसका समर्थन देना चाहेगी कि इसमें एक कॉन्सेंसस बनाकर, और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक आदर्श है जिसकी तरफ हमें डेफिनेटली अग्रसर होना चाहिए, लेकिन सबको साथ लेकर होना चाहिए। इस तरह की जिस तरह की डिबेट हो रही है, अगर इस मानसिकता से एक दूसरे पर लांछन करना और क्रिटिसाइज करके और बांटने की अगर संवाद से तो संभव है, विवाद से संभव नहीं है। संवाद के पक्ष में कांग्रेस है। 67 सालों में फिर आपने क्या किया? बिल्कुल आपकी सरकारों ने क्या किया? आप बोलेंगे या मैं बोलूं? तो खाई खोद दी, गड्ढा खोद दिया। विराट जी और पवन जी प्लीज समझदारी से बात करिए। क्या मतलब है? आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि पिछले 67 सालों में आपने क्यों नहीं किया? आपने इस मुद्दे पे क्यों नहीं किया? अपना क्या फैला रहे हैं? विराट जी इस तरह का अपमान जब धर्म गुरुओं का करेंगे, हिंदुओं का विरोध करेंगे, तो जो हश्र आपका ये हो रहा है इससे भी बुरा होगा। कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। विराट जी, मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे, प्लीज पवन जी प्लीज हो चुके हैं आप। नहीं प्लीज विनोद जी आप बोलें, मैं कुछ नहीं। जी प्लीज जी
जैसे एक स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 वाला पास हुआ जी, उसको किसी पे बंदिश नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का एक भी नेता होगा जिसने अपनी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में कराई होगी, कोई जरूरत भी नहीं है। एक आनंद मैरिज एक्ट 1909 का है जो सिखों की शादी को गवर्न करता है, जिसमें 2012 में अमेंडमेंट हुई क्योंकि सिखों की एक डिमांड थी कि उनकी मैरिज जो है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत न रजिस्टर हो। इस देश में तमाम अलग अलग तरह की सोच है, उन सबको एक करके, और उसमें समय लगेगा, उसमें सब्र और धैर्य चाहिए होगा। अच्छा पवन खेड़ा जी, मैं जरा इसमें कोई डेडलाइन नहीं हो सकती। आप किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। मैं बड़ी स्पष्टता से जानना चाहता हूं, थोड़ा सा धैर्य से समझ पवन जी, मैं आपसे स्पष्टता से जानना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी इस बात की पक्षधर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू किया जाना चाहिए या नहीं, या आपको लगता है कि नहीं अभी बिल्कुल है? बिल्कुल है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसको वक्त को तैयार किया जाए। बिल्कुल। प्रेम शुक्ला जी, ये बदलाव आया है। प्रेम शुक्ला जी, ये चुनाव के बाद ये बदलाव नहीं है, शुरू से आप हमारी पूरी आप बिल्कुल आपको ना कांग्रेस का इतिहास, प्लीज प्रेम शुक्ला जी को मौका देते हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, मैं तकनीकी त्रुटि की वजह से डिबेट में बहुत देर से नहीं था जी, इसलिए मैं सबको सुन नहीं पाया हूं, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो बारंबार हमारे उलमा आलिम उठाते हैं कि धर्म में हस्तक्षेप होगा, तो कृपा करके इस बात से आश्वस्त रहें कि उनकी उपासना पद्धति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप होने नहीं जा रहा है। और जो जहाँ तक रही बात, तो हमारे यहाँ धार्मिक रीतियाँ तो हिंदुओं में भी थी, बहुविवाह हमारे यहाँ भी रीति थी, हमारे यहाँ जो है वो विधवा विवाह की रीति नहीं थी, सती प्रथा था। तो इन सारी चीज़ों को समय के साथ जो है उसमें परिवर्तन किया गया। बहुविवाह के संदर्भ में जो हिंदू कोड बिल आया, उसके पहले कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी तक का विरोध था, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का विरोध था। लेकिन जब किसी नारियों की अधिकारों की सुरक्षा का मामला हुआ तो उसको सबने स्वीकार किया। जब समझो तो ये जो बारंबार धमकाइयां चमकाइयां हैं, ये किसी भी देश के हित में, उस पर आप समग्र चर्चा कीजिए, उसमें न्याय सुनिश्चित कीजिए, उपासना के मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। लेकिन ये धमकाइयां चमकाई कि आपने हाथ लगाया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये किसी भी एक सभ्य समाज में जो है शोभा नहीं देता है। जी काज़मी साहब, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि किसी धर्म में कुछ चीज़ें रीति रिवाज के तौर पर होती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं जो उसके कानून का हिस्सा होता है। अगर रीति रिवाज के तौर पर अगर मुसलमानों में भी कोई चीज़ें आई हुई है तो उसको चेंजिंग करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कानून का हिस्सा है इस्लाम और मुसलमानों के, उसमें चेंजिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरे, आप लोगों को ये बार बार ये समझना चाहिए, फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 25 और जो प्रिंसिपल डायरेक्टिव है, तो ये है कि आप लोग जो है ना डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल है और जो फंडामेंटल है, दोनों में फर्क आप नहीं समझ पा रहे हैं। आर्टिकल 25 क्या कह रहा है और 44 क्या कह रहा है, दोनों में बुनियादी फर्क है। ये फर्क समझने का बिल्कुल, ये फर्क अभी संगीत रागी जी आपको समझा रहे हैं। संगीत रागी जी, ऐसा है कि बंसल साहब इस बुनियादी अंतर को नहीं समझते हैं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट भी इस बुनियादी अंतर को नहीं समझता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऑर्डर किया, ऑब्जर्वेशन किया? आप बदतमीजी मत करें, ऑब्जर्वेशन दिया, बदतमीजी नहीं। प्लीज सुने, मैंने आपके बाद में बोला नहीं, तो डायरेक्टली उसको क्रॉस कर रहे हैं ना, इसलिए मुझे तो जवाब साहब जरा सुनिए तो सही। ऐसा है कि संविधान के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नीति निर्देशक तत्व हैं राज्य के, वह मैंडेटरी नहीं है, ये सब कोई जानता है, लेकिन समय के साथ, इसीलिए कहा गया था कि समय के साथ ऐसी चीज़ों को लाया जाएगा। अब इस गणतंत्र को हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और ऐसी स्थिति में आज भी हम कहें मुल्लाओं और मौलवियों की बंदूक की नोक पर ये देश चले, वो शासित करें किसे नहीं ऐसा होगा तो ऐसे हाथ लगाएंगे तो हम ये निकाल दें, वैसा। एक मिनट सुन लीजिए, चलाएगा कि क्या मतलब है? सुन लीजिए, भाषा को ठीक करिए, आप भाषा को ठीक करिए। ये मुल्ला चलाएगा क्या मतलब है? अजय जी क्या मतलब है? कैसे बोलेंगे आप? क्या मुल्ला क्या मतलब? अजय जी, मैं बता रहा हूँ, अजय जी, भारत विभाजन के बाद जो है वो ऐसा अनुमान था सरकारों कि बहुत गौ हत्या, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसी सारी चीजों पर जो विभाजन के पहले की चीजें थी, वह सारे मुद्दे शांत हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में जिन्ना की मानसिकता मरी नहीं है। जो मुस्लिम समाज का जो एक नेतृत्व जो है, जिसे कांग्रेस ने खड़ा किया है, आज भी जिन्ना की मानसिकता के साथ जीवित है, और यही कारण है कि वो हर समय
जब भी ऐसा इक्वलिटी और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है, वह एक ढंग से देश में आतंक पैदा करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इसे छू नहीं सकते। दूसरी बात, यदि क्रिमिनल लॉ से इस्लाम खतरे में नहीं है तो सिविल लॉ के अंदर एकता आने पर कैसे इस्लाम खतरे में आ जाएगा? देखिए, एक मुद्दा हमारे उलमा लोगों को समझना होगा जी, कि कानून पंडित कहते हैं, कानून मुल्ला नहीं कहते। क्या कारण है? क्या कानून नहीं मानते? क्या संविधान में आपका विश्वास नहीं है? क्या कानून पर क्या इस तरह का संदेश आपको विश्वास नहीं है? आप तो पहले ही कहते हैं, बाबरी मस्जिद को लेकर कहते हैं कि वहां जो कानून को नहीं मानते, जगह जगह तो आप लोग कहते हैं संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नहीं मान रहे हैं। वो संविधान सभा ने पारित किया है, कंपलसरी है कि मैंडेटरी है। चर्चा तो होने दीजिए, विमर्श के नाम पे उछल पड़ते हैं। आप चर्चा होती है और आप खर्चा हो जाते हैं। बिल्कुल, पवन खेड़ा साहब, चर्चा होती है, आप खर्चा हो जाते हैं। एक मिनट, पवन खेड़ा साहब जी, मैं प्रेम शुक्ला जी की बात बड़े गौर से सुन रहा था। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि जब सती प्रथा को हटाया गया जी, या हमारे यहाँ जो कुरीतियां थी हमारे हिंदू धर्म में, जब उनको हटाई गई तो उसके सुधार की आवाज धर्म के भीतर से निकली। कोई अंग्रेजों ने थोपा नहीं था हम पर। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया। उसकी आवाज हमारे, और मैं ये उम्मीद करता हूं जो मौलाना साहब बैठे हैं, जो मौलाना साहब बैठे हैं जी, कौन है जो बोलते रहते हैं बीच बीच में? यानी ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे पास हमारे साथ बैठे। अरे आपकी बात कोई उनको बोलिए चुप रहे थोड़ा। जी, खेड़ा साहब आइए प्लीज। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मौलाना साहब को भी ये करना चाहिए कि जैसे ट्रिपल तलाक एक मुद्दा है जी, मैं नहीं मानता कि इस ट्रिपल तलाक कोई धर्म से संबंधित मुद्दा है। ये एक जेंडर इशू है। बिल्कुल, किसी भी महिला को इस तरह से ट्रिपल तलाक का शिकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये गलत है, भले वो कोई भी हो। और जाहिर सी बात है, रिफॉर्म जो है भीतर से आना जरूरी है। पवन जी, वो तो हम भी कहते हैं कि उसका मिसयूज हो रहा है। तो कानून बनवाइए ना, आप मांग कीजिए कानून बनाने की, क्यों नहीं मांग करते? कानून बनाने आमिर साहब क्यों नहीं? हम चाहते हैं कि कानून बने इस पे, लेकिन पहले एक कॉन्सेंसस बनाया जाए। और खेड़ा साहब, अगर सोसाइटी में कोई बुराई आ गई है, सोसाइटी को खेड़ा साहब, क्या आपकी पार्टी राज्यसभा में इस बिल को सपोर्ट करेगी? कांग्रेस बीजेपी के इस बिल को आप लाइए, आप कॉन्सेंसस बिल्ड करके लाइए, फिर बात करते हैं। आप लाइए तो, लेकिन आप अगर हर बात को डिवाइड करने की बात करें, हर मुद्दे को आप पोलराइज करने नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, और आप अचीव नहीं कर पाएंगे। रजा साहब, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ, पवन खेड़ा जी ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। ट्रिपल तलाक एक कुरीति है, आप लोग भी मानते हैं, हम लोग भी समझते हैं। जिस तरीके से हिंदुओं ने अपनी तमाम कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून बनाने की मांग की, कानून बनाया गया, तो मुस्लिम समाज भी तय करे कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया जाना चाहिए, और क्यों ना बने ऐसा कानून? इस पर क्या विरोध है? 3 तलाक का मसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहां उस पर बहस होगी। अब इस पे स्टूडियो में बात करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। आज आपने जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, प्लीज राज साहब जानकार बैठा है क्या? राज साहब जी प्लीज राज साहब, एक छोटी टिप्पणी आपकी, ब्रेक लेना है मुझे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, तलाक का जहां तक मसला है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से यह कहना चाहता हूं कि घमंड की सीढ़ी से नीचे उतर आओ। अरे इसमें घमंड क्या है भाई? घमंड किसी को, अरे हमने घमंड नहीं किया, घमंड तो आप कर रहे हो, महिलाओं को एक्सप्लेन कर रहे हो। राजा साहब, हमने कोई घमंड नहीं किया, हमारी महिलाओं को दिक्कत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप महिलाओं का सम्मान करना कम से कम इस देश के अंदर सीख जाइए। बहुत बड़े बड़े घमंडियों को हमने नीचे देख लिया। अरे वो घमंड तो आपका दिख रहा है टीवी चैनल की डिबेट में। अरे वो दिख रहा है, आप महिलाओं के लिए किस तरह से उनका उत्पीड़न करने के लिए अभी भी उतारू हो। चलिए, कम से कम मुझे लगता है कि जब तक घमंड का तापमान नीचे आता, समान आचार संहिता इसे लागू किए जाने को लेकर तरह तरह से बातें सामने आ रही हैं। मैं भी अपने दर्शकों के सामने 11 मई 1995 के सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी को सामने रख रहा हूं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक आचार संहिता के अनिवार्य रूप से लागू किए जाने पर जोर दिया। कोर्ट का कहना था कि इससे तमाम पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा होगी, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के लिए यह कदम अत्यंत आवश्यक है। हमारा काम कानून बनाना नहीं है, कानून का पालन करवाना है, संविधान को इंटरप्रेट करना है, लेकिन संसद का काम है कानून बनाना, और उम्मीद करते हैं कि संसद जल्द से जल्द समान आचार संहिता को लेकर कानून बनाएगी। यह है 1995 में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन 11 मई को। अब इसी के संदर्भ में आई जरा जनता से भी समझने की कोशिश करते हैं। मैम, आप क्या कहेंगी?
कितनी जल्दी लागू होना चाहिए, क्यों आपत्ति होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो मुझे रशीद जी से पूछनी है, बार बार घमंड कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही? इनकी महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए हिंदू बहस कर रहे हैं। आप लोग क्या कहते हैं? छोटी सी बात जी बताइए। मैं देखिए बहुत छोटी सी बात कहती हूँ कि जो महिला है, धर्म, जाति, अभिजात्य, गरीब, पढ़ी लिखी सब एक हैं। हम आज तक समझे नहीं थे इस दर्द को, आज हम महिलाएं समझ गई हैं। जिस दिन हम वोट बैंक बन जाएंगी, संसद के दोनों सदन खड़े होकर के ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाएंगे और आधे से अधिक विधानसभाएं नहीं, पूरे देश की विधानसभाएं जो हैं इस कानून को पास करेंगी और ये आप पूरी आश्वस्त हैं। अब सवाल ये उठता है, मैं आप सबों के सामने, खास करके आबिद साहब आप ही से फिर शुरू करता हूं, आखिरकार क्यों आपत्ति है? कोर्ट के इतने ऑब्जर्वेशन स्पष्ट हैं, मैंने पढ़कर कोर्ट के ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखे हैं। हम तो सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर तो सवाल खड़े करना अपने आप में विवेकहीनता होगी। जी, अभी पवन खेड़ा भी एक बात कह रहे थे और प्रेम शुक्ला जी भी एक बात कह रहे थे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या आपने सिखों से, जैनियों से, बौद्धों से, कबायलियों से आपने बात कर लिया है? क्या वो सब तैयार हैं? अभी तक किसी और क्या आपने नॉर्थ ईस्ट की हमारी नहीं आपने उनसे उनको तैयार कर लिया क्या? आपने बहुत कोर्ट के लिए पहले उनको तैयार कर लिया क्या? पहले आप अपने घर में जो है राय बनाइए, उसके बाद हमसे बात कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि हम इसको क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। जी, आप पहले अपने घर में तैयार हैं। पवन जी, आपने कहा कि बड़ा अच्छा सुझाव है, हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी इसमें कहना चाहूंगा जी अपने यहाँ नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, धर्म की परंपराओं को नहीं मानते, पूरा शांति मंत्र का पाठ ही करना पड़ेगा क्या? प्लीज आबिद साहब आपने एक मुद्दा रखा। जी पवन जी, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ आपके पास। आबिद साहब अपने अपनी बात कह दी, जरा सुनिए तो सही। एक सवाल और है, सिविल कोड के तहत अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सारी महिलाओं आलिमों का काम सुनना भी शामिल है, क्या करवाया करेंगे? आलिमों की जिम्मेदारी में सुनना भी शामिल है। और एक मिनट प्लीज पवन, जरा सुनिए तो सही। प्रेम शुक्ला जी प्लीज जवाब दीजिए। इतना तो इल्म रखिए। जी प्रेम शुक्ला जी, देखिए लॉ कमीशन के सामने से मुद्दा है तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को आना, प्रक्रिया उसमें जैन भी आएगा, बौद्ध भी आएगा, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी आएंगे, साउथ के लोग भी आएंगे, ट्राइबल्स भी आएंगे, सब लोगों को, सब स्टेक होल्डर से बात करना लॉ कमीशन की प्रक्रिया। संकट सिर्फ इतना है साहब कि शरीयत एक्ट, जिसको डॉक्टर रफीक ज़करिया जो इस्लामी विद्वान हुए हैं, वो शरीयत एक्ट 1937 को मुल्ला मैकाले एक्ट कहते थे। बिल्कुल, मैकाले ने कुछ मुल्ला समाज के लोगों को लेकर इस तरह का एक्ट बना दिया कि मुस्लिम महिलाओं का अधिकार छीन लिया गया। ये मेरा आरोप नहीं है, डॉक्टर रफीक ज़करिया कहते थे। मौलानाओं का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लीजिए। कोई गाली नहीं है, दुनिया की किसी डिक्शनरी में गाली नहीं है। कृपया मुल्ला को गाली मत कीजिए। अरे मेरे भाई, आपको परेशानी क्या है? शब्द में बदल लीजिए ना उसको, मौलाना का लफ्ज़ कह लीजिए। मुल्ला बहुत जो सम्मानजनक। चलिए आइए शब्दों पर हम नहीं आते। एक चीज मेरा उसमें इंक्लूड कर लीजिए। आबिद साहब यहाँ शब्द हम यहाँ बाल की खाल क्यों निकालने पे आ गए? हम क्यों बाल की खाल निकाल रहे हैं यहाँ पर? जी पवन जी मैं एक सेकंड प्लीज, एक मिनट पवन जी, बीजेपी के नेताओं से जरा सा एक चीज में पूछूं। एक मिनट अब कहीं नहीं जा रहे वो। पवन जी आबिद साहब ने बहुत अच्छी बात कही। तो मैं शुरू से इस डिबेट में कह रहा था कि पहले कॉन्सेंसस बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से हम डिबेट्स करते हैं, हम सिर्फ विवाद को जन्म देते हैं, संवाद बिल्कुल कहीं पिछड़ जाता है। मैं उस हिंदू धर्म से हूं जिससे प्रेरित होकर अकबर जी ने भी दीन इलाही का एक नया धर्म शुरू किया। हम ये आरएसएस स्पॉन्सर्ड हिंदू धर्म के नहीं है, ये विश्व हिंदू परिषद वाले हिंदू नहीं है, असली हिंदू हम हैं। और धर्म ऐसा है, साहब आपका जवाब दे रहे हैं। बंसल साहब और कितने क्वेश्चन है? मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूं अजय जी इसमें। देखिए ये जो कॉमन सिविल कोड का मामला है, मैं दोबारा साहब एक मिनट प्लीज, कॉमन सिविल कोड का मामला मैं दोबारा से कह रहा हूं, इसको किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, किसी संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। बंसल जी माफ कीजिएगा, एक सेकंड, इसमें मेरी भी एक टिप्पणी है। सुन लीजिए आप माफ मत नहीं करें तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लीजिए। अरे आप इसमें बोले थे, 3 बार बोले थे, सुनिए आप। बताइए, सुनाइए आप, सुनाइए। हिंदू
मैं हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी अमेंडमेंट यूपीए 2 लाई थी जिसमें बेटियों को भी अधिकार दिया गया, आपके ओरिजिनल एक्ट में नहीं था। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही धर्म पर आप टारगेट करेंगे कि वो अपनी महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी तोड़ देंगे। पवन जी मैं कह रहा हूँ आपको, देखिए हिंदू लॉ में जब अमेंडमेंट हुआ था, मुझे यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी की ये बात बहुत अच्छी लग रही है, उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही, किसी ने विरोध नहीं किया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अजय जी मैं आ रहा हूँ राजा साहब, एक विरोध हुआ था, देखिए लेकिन उसमें भी विरोध हुआ था, ऐड कर दूं मैं, लेकिन पूरी डिबेट को हमने समझा था, हमने उसमें बहुत मेहनत की है, उसमें भी डिबेट हुई थी, उसमें भी विरोध हुआ। हिंदू लॉ में, हिंदू मैरिज एक्ट में चेंज करने के लिए, हिंदू लॉ में चेंज करने के लिए ए.के. एंटोनी की हेडेड बाई ए.के. एंटोनी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री बनाई थी। वो कौन थे? हिंदू था क्या? लेकिन हिंदुओं ने कभी विरोध नहीं किया, कोई कंसेंसस नहीं पूछा, किसी हिंदू धर्मगुरु से नहीं पूछा, तुरंत हिंदू बदलाव कर दिया। आप सबसे संवाद नहीं करेंगे, कोई रिफॉर्म नहीं आ सकता। एजाज साहब, बंसल साहब, जरा एजाज साहब की बात सुन लें। संविधान सम्मत नहीं, उसमें भी कॉन्सेंसस लिया था, गलत बोल रहे हैं। प्लीज तमाम स्टेक होल्डर्स बिल्कुल नहीं लिया था, हमेशा कंसेंसस से ही कानून बनता रहा है, कम से कम ये एजाज साहब बिल्कुल। आप जब तक विवाद की राजनीति करेंगे संवाद नहीं हो सकता। कभी कोई कंसेंसस। अच्छा बंसल साहब एक मिनट प्लीज एजाज साहब, एक बात मैं सरकार ने किसी हिंदू से नहीं पूछा, प्लीज अभी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें। वो इशू जिसका ताल्लुक आप लोग बिल्कुल डायरेक्टली धर्म से जोड़ते हैं, उसमें समानता नहीं ला पाए। गाय का इशू आप डायरेक्टली आस्था से जोड़ते हैं। नहीं, आप देखिए कहां से कहां ले जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये प्लीज डाइवर्ट मत कीजिए डिस्कशन को। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से संबंधित हैं और आप किस तरह से मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, बताइए क्यों ऐसा होना चाहिए, आप जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, बिल्कुल गलत बात थी, गलत बात है। राउत साहब इसका जवाब समानता ला रहे हैं, कानून में समानता ला रहे हैं। ये बताइए बड़े देश में समानता नहीं है। अरे 3 तलाक होता है, अरे वो आस्था करने से हो गया, वो आस्था से काम हो गया। अच्छा प्लीज एक मिनट, अच्छा प्लीज आपके आस्था का मसला है, वो आस्था का मसला। अच्छा साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। रावत जी एक मिनट प्लीज, मौलाना रजा साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मौलाना रजा साहब प्लीज आप कहिए अपनी बात। आविद साहब प्लीज बोलती है, जवाब दें। मैं सॉरी एजाज साहब अरे आप कहाँ तलाक पे अटके, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। अरे आप लोगों को प्लीज मैं आप दोनों से आग्रह कर रहा हूँ, एजाज साहब थोड़ा धीरज रखिए प्लीज। रावत साहब हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, प्लीज। मौलाना रजा साहब प्लीज आइए साहब, चर्चा में आइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हम तैयार हैं। मैं भारत सरकार से कहूंगा कि वो पटल पे किस हिसाब से लाना चाह रहा है उसको पटल पे ला करके रखे, उसके बाद देखा जाएगा। हम कभी इनकार नहीं कर रहे हैं उससे, आप लाइए तो पहले उसको, आप खाका तो तैयार कीजिए, कुछ नहीं होगा, ठीक कह रहे हैं वो, आप तैयार कीजिए, लाइए। अगर ऐसा है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध क्यों कर रहा है? क्यों क्वेश्चनर एक मिनट प्लीज क्यों क्वेश्चनर पर, जो क्वेश्चनर लॉ कमीशन का है, उसको भरने से मना किया जा रहा है? यह बात मुझे बताइए। अगर आप लोग कहते हैं कि बिल है लेकर आइए, हम उस पर चर्चा करेंगे, बहुत सही बात है। लॉ कमीशन का विरोध क्यों होना चाहिए? बातचीत का विरोध क्यों होना चाहिए? क्यों कहा जाए कि आप सीधे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं? अगर ऐसा किया तो अरे भाई बंदूक रख दीजिएगा क्या? कमीशन ने डायरेक्ट सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया है, क्यों दूसरे कम्युनिटी के बारे में पूछा ही नहीं है। मुसलमानों का क्या मतलब है? महिलाओं का मामला है, मुसलमानों को कोई मतलब नहीं है इसमें। लॉ कमीशन अगर आप इसको मुसलमान से पवन जी प्लीज एक मिनट, मौलाना रजा इसका जरा जवाब दीजिए आप। लॉ कमीशन का विरोध क्यों होना चाहिए? देखिए, लॉ कमीशन का कोई विरोध नहीं कर रहा है। हमने इतनी बड़ी बात आपसे कह दी बहुत जिम्मेदारी के साथ कि भारत सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इस चीज को पटल पर लेकर के आए, खाका तैयार करे और पूरे मुल्क के, मैं जानता हूं। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इसका विरोध कर रहा है वो नाजायज है, वो गलत है? मैं सीधे पूछ रहा हूं आपसे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसका विरोध कर रहा है वो गलत है? देखिए, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नुमाइंदा नहीं हूं, बस इसीलिए तो मैं जानना चाहता हूं। पर्सनल लॉ बोर्ड का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं जी। अजय जी सुन लीजिए जी, अजय जी सुन लीजिए जी। 4 मुद्दे हैं इस वक्त,
और चारों मुद्दों में सुप्रीम कोर्ट कहता है भारत सरकार राय दे दे, पर्सनल लॉ बोर्ड राय दे दे, हिंदू वाहिनी राय दे दे, फला। अरे सुप्रीम कोर्ट का काम है आदेश देना, राय मांगने का क्या मतलब है सुप्रीम कोर्ट का? अरे आदेश सुप्रीम कोर्ट रागी साहब आइए जरा इस डिबेट को एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अगर मौलाना रजा साहब की बात अभी स्पष्ट हो गई, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका कहता है कि आप बिल लाइए, यानी कि बिल लेकर आया जाए, बात आगे बढ़ती है। देखिए आम मुसलमानों की राय सुप्रीम कोर्ट की राय से अलग नहीं है। आम मुसलमान जैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों से यदि आप बात करेंगे तो ये नहीं कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया जाना चाहिए। विरोध कहाँ हो रहा है? विरोध एक मुल्ला मौलवियों की एक जमात है, जिसे हम कहते हैं क्लेरिक्स की एक जमात है। दुर्भाग्य से उसी के लीडरशिप को कांग्रेस ने पिछले 67 साल से पालित और पोषित किया है और वोट बैंक के तौर पर उसको लगाया है। तो ये पंडितों नहीं तो मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुस्लिम समुदाय मौलाना के साथ है। आप मुस्लिम समुदाय मौलाना जो कह देंगे वही कह देंगे। आपके कहने से पंडित को कुंजी हो जाएगा। अरे यहाँ पंडित की हुकूमत चलेगी, पंडित की हुकूमत चलेगी। विवेक गिराज जी, अरे क्या आप भी यही मानते हैं? बहुत देर से चुप बैठे से मुझे लगता है आपको चर्चा मिला रहा हूं मैं। स्मृति चलेगी यहाँ या वेद चलेगा? यहाँ हिंदुस्तान का कानून चलेगा, हिंदुस्तान का कानून चलेगा। संभाल के बोला करो, कानून तो मान रहे हैं। आप लोगों को तो हैरत की बात है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में और फंडामेंटल में आप लोगों को फर्क नहीं है। आप लोगों को विराट साहब मेरे पास वक्त आदेश नहीं दे सकता। एजाज साहब प्लीज, एजाज साहब एक मिनट आबिद साहब एक मिनट प्लीज। से आपत्ति है, रागी साहब के शब्दों पे भी आपत्ति है। एजाज साहब चलिए, आपने आपत्ति दर्ज कर दी, अब जरा विराट जी की बात सुन लेते हैं। धर्म गुरुओं के ताल्लुक से प्लीज एक मिनट विराट साहब आप चर्चा प्लीज। नहीं होनी चाहिए। रागी साहब एजाज साहब प्लीज जरा थोड़ा सा विराट साहब को जरा मौका दें, जरा विराट साहब को तो मौका दे दें। विराट साहब आइए, चर्चा में आइए प्लीज। अगर सुनिएगा तो आप भी सुनिए। आपको क्या लग रहा है ये विरोध क्यों होना चाहिए? क्या ये विरोध सिर्फ शब्दशः विरोध है? मौलाना रजा कह रहे हैं आप बिल लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मुसलमानों का एक बड़ा तबका मानता है कि अगर सरकार इस पर कोई अगर ठोस पहल बनाती है तो फिर इस पर बहुत आपत्ति नहीं है। बिल्कुल आपत्ति किसी को होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारे इस्लाम में, हमारे कुरान में इस तरह का ये कानून है कि 3 तलाक के मुद्दे पे किसी भी तरह का कानून नहीं माना जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात कीजिए ना, 3 तलाक को क्यों ले आते हैं? वो उसी का हिस्सा है। आपको इतनी क्यों जलन हो जाती है? आप बोलने तो दे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपको मिर्ची क्यों लग जाती है 3 तलाक के नाम पे? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका इस्लाम में महिलाओं का शोषण हो रहा है, और महिलाओं के शोषण के नाम पे आप हलाला खाने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए आपको मिर्ची लगती है कि हलाला खाने से आप लोग वंचित हो जाएंगे। आपको बार बार मिर्ची लगती है, आप बोलने नहीं लगते। महिलाओं का शोषण करते हैं आप लोग करते हैं। महिलाओं का शोषण आपने किया। मैं आप दोनों से आग्रह करता हूं, मौका दीजिए। मैं आपको देर से रुक रहा हूं और टिप्पणियों के लिए। सुनिए, कहते हैं कि बातचीत से ही बातचीत का जरिया निकलता है, और कम से कम इस बातचीत के दौरान एक बात तो स्पष्ट हुई। मौलाना रजा साहब ने स्पष्ट कहा कि एक बहुत बड़ा तबका है जो ये कहता है कि विरोध नहीं होना चाहिए लॉ कमीशन का, अगर बातचीत का जरिया है तो आगे बढ़ाया जाए, सरकार प्रावधान सामने लेकर आए और उसके बाद चर्चा होगी कि उसे अनुमोदित किया जाए या नहीं। प्रेम शुक्ला जी, तो आपको लगता है कि विरोध सिर्फ एक बहुत छोटे तबके तक रह गया है? निश्चित तौर पर देखिए, दरअसल 1963 में जब हुमायूं कबीर की समिति बन गई थी तभी इसका समस्या का समाधान यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हो जाता। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का निर्माण ही जो है वो सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध के लिए 1973 में हुआ। 1985 में जब शाहबानों के मामले को सफलता मिल गई तो उसके बाद इनको ये लग गया कि जो उलमा डिसाइड करेगा वही इस्लाम होगा, वही जो है अधिकार होंगे और वही सेकुलरिज्म होगा। तब से समस्या है। मुझे लगता है इस पर एक व्यापक विमर्श है। इस समस्या का समुचित समाधान होना सुनिश्चित है, लेकिन कुछ छोटा सा तबका है जो विरोध कर रहा है।
छोटा सा तबका तो हिम्मत है तो ले आइए, मैं तो चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं 3 साल बिल भी आएगा और पास भी होगा। सुन लीजिए इससे पहले भी 6 साल मैं आ रहा हूं सर आपके पास एजाज साहब, क्योंकि उन्होंने सीधे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट रावत साहब हमेशा से इन लोगों का एजेंडा रहा बीजेपी का जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, पहले भी 6 साल। लेकिन जो चुनौतीपूर्ण भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं, सुनिए ना 1 मिनट, पहले भी 6 साल गवर्नमेंट को चला चुके हैं, अभी भी 3 साल चला चुके हैं सेंटर में। इन लोगों में आज तक इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत नहीं हुई कि उसका मसौदा तक पेश कर सके। उसका छोटा सा मैं कहता हूं जिस दिन खाका लाएंगे उस दिन देख लीजिएगा मुल्क में क्या होगा। ये खाका लाके दिखाइए ना, आज भी चैलेंज करता हूं, जो महिलाओं के साथ आप शोषण कर रहे हैं। रावत साहब एक मिनट, नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। आएगा आएगा आएगा। प्रेम शुक्ला जी दिखा दीजिए, ला करके दिखा एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, आप में खुली चुनौती आपके लिए, नहीं ला सकती आपकी सरकार ऐसा कोई बिल। मैं चुनौती दे रहा हूं आज भी सरकार को, इनको भ्रम त्याग देना चाहिए। ये राजीव गांधी जी 2 साल गवर्नमेंट आप चला चुके हैं, आप 6 साल अधिकारों के उत्पीड़न करने चला चुके हैं, किसी भी उलमा को क्यों नहीं लाए? पवन खेड़ा साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि कोई सुझाव दे दे कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो पसमंदा मुसलमानों को भी आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए, तो क्या ये हिंदू धर्मगुरु जो बैठे हैं ये मानेंगे? तो अगर समान कानून बनेगा तो आरक्षण भी आना चाहिए। तो आरक्षण भी नहीं चाहता, कोई अलग मुद्दा नहीं, समान नागरिक कानून है, सिर्फ बांटने की। सिर्फ आपकी नियत एक्सपोज करना चाहता हूं, मैं आपकी नियत एक्सपोज करना चाहता हूं। रागी साहब, आपकी नियत पसमंदा मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, उन्हें भी पसमंदा मुसलमानों को भी आरक्षण देना चाहिए, उन्हें भी निचले वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए। देश ने दुत्कार दिया। नहीं प्लीज 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 एक्सपोज हो गई, प्लीज इस बात को छोड़िए। ये सरकार की बहस नहीं है, से बहुत बड़ी बात है, सभी देश की आत्मा को मत हराइए। विराट जी मेरा बहुत सवाल हो रहा है, प्लीज प्लीज, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं क्या आपको मंजूर होगा? तो आप आज के बाद कम से कम आप तो विराट जी प्लीज एक मिनट, विराट जी प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं है, आप लोग मेरी मजबूरी समझिए। रागी साहब, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम वर्ग हैं और बहुत सारे मुस्लिम के अंदर जो जातियां हैं, जाति व्यवस्था मुसलमानों के अंदर में भी है, वो बहुत सारी जातियां आज के दिन में भी आरक्षण का लाभ ऑलरेडी ले रही हैं। तो यदि कल जाकर के उनको मिल जाता है तो रजा साहब, शेड्यूल कोस्ट रजा साहब ले रहे हैं। आप जरा एक बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिएगा, वो उसके अंदर आरक्षण जो है सिर्फ उन्हीं के लिए लागू किया गया था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल लागू कीजिए जी। और हम तो ये कहते हैं कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की इतनी बहस हो रही है जी, तो मैं आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को एक चैलेंज करता हूं कि पहले पूरे हिंदुस्तान में गाय को मां कहलवा के दिखा दीजिए, बाद में यूनिफॉर्म बेकार की तो हिंदुस्तान ने सबने बोल दिया, कौन रह गया मेरे पास बताइए। मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है वो धर्म जाति संप्रदाय से लेना देना इसका बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहता हूं देखिए जो महिलाओं का अधिकार, जो पुरुषों का अधिकार है, कहीं भी किसी भी सभ्य समाज में दुनिया में जहां पुरुषों का अधिकार है वो महिलाओं को मिलना चाहिए, जो महिलाओं का अधिकार है पुरुषों को मिलना चाहिए। बुनियादी तौर पर अजय जी ये बात समझ लेनी चाहिए इस देश को भी, इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और तमाम जनता को, कि जब तक हम एक दूसरे के धर्म में और एक दूसरे की भावनाओं में हस्तक्षेप करेंगे, ज़बरदस्ती डंडा लेके उसके कानून को बदलने की कोशिश करेंगे, हम आपस में मोहब्बत से नहीं रह सकते, सुकून से नहीं रह सकते। क्या देश का नुकसान ये खुली धमकी है, मैं समझ चाहता हूं, ये खुली धमकी है, मैं समझ चाहता हूं, लेकिन इस तरह से बहस नहीं हो सकती। मैं समझ चाहता हूं ये गलत बात है, ये गलत बात है। जावेद साहब, मैं इसका अनुमोदन नहीं कर सकता, मुझे लगता है मैं चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि एक माहौल तैयार किया जा रहा है जहां लॉ कमीशन का विरोध अपने आप में बड़ा गलत है। किसी भी विरोध की एक वजह होनी चाहिए, और बेवजह विरोध अपने आप में उस विरोध के अस्तित्व को ही खत्म कर देता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई दिशा निर्देश हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इस पर कानून की आवश्यकता है और उस पर शायद सरकार को ही कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपसे का बहुत धन्यवाद, इस चर्चा शामिल हो।